हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप सभी का एचपीएस क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन बने हैं, आप सभी लोग कृपया कमेंट करें, मैसेज करें क्या हमारी वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है, जिससे हम क्लास को कंटिन्यू कर पाएँ। आप सभी लोग मैसेज करिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जोकर हंटर जी, गुड मॉर्निंग। प्रेम भाई, गुड मॉर्निंग। प्रो एकेडमी सर कुलदीप सर भी जुड़ चुके हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप सब। आते ही आप सभी लोग इस सेशन को लाइक करें और शेयर करें। आज आपका सबसे बेस्ट टॉपिक चलने वाला है ट्रांसफार्मर। तो आप सभी लोग इस सेशन को जितना अधिक से अधिक हो शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस ग्रुप में सभी में शेयर कर दें, फेसबुक इंस्टाग्राम जहां भी हो वहां तक आप शेयर कर दें, क्योंकि आप सबको केवल एक ही गुरु दक्षिणा है कि फ्री जो कंप्लीट थियरी है आपको केवल गैदरिंग के आधार पे है, कोई इसका फीस नहीं है। हम भी शेयर कर दे रहे हैं, आप सब भी शेयर कर दें, अपनी अपनी जिम्मेदारी सभी लोग निभाएं। चलिए फटाफट आप सभी लोग शेयर करते जाएं। हमारे साथ जो लोग भी लाइव सेशन में बन रहे हैं, आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें, सेशन को शेयर करें, तभी क्लास स्टार्ट होगी। चलिए कंटिन्यू किया जाए। आप सब लोग शेयर कर चुके। हमारे साथ जो लोग लाइव सेशन में हैं, आप सेशन को शेयर कर चुके हैं कि नहीं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ट्यूशन विथ आनंद जी जुड़ चुके हैं। आशीर्वाद आनंद जी, कैसे हैं आप सभी लोग स्टेटस पे लगा दें, ग्रुप में शेयर कर दें, क्लास हम स्टार्ट कर देंगे। आप सब शेयर नहीं कर रहे हैं। चलिए आगाज करते हैं, अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दें, स्टेटस लगा दें। आज का सबसे बेस्ट टॉपिक चलने वाला है। हाँ अंकित जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग अपने ग्रुप में शेयर, व्हाट्सएप जो स्टेटस है, फेसबुक पे हर जगह शेयर कर दें कि आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर स्टार्ट होने वाला है और यह तगड़े से चलेगा और यह तभी पॉसिबल क्लास स्टार्ट होगी जब आप शेयर करेंगे। चलिए आपको पहले दिखा देते हैं कि ट्रांसफार्मर में हम सभी लोग क्या पढ़ेंगे। आप सब लोग को जैसा कि हम अवगत करा दें, यह पूरे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे एक पहला ऐसा एक प्लेटफॉर्म है एचपीएस क्लासेस, जिसपे आपका आगामी वैकेंसी एलपी जितने भी पावर कॉर्पोरेशन की वैकेंसी चले उन सबके लिए फाउंडेशन बैच बिल्कुल फ्री चलाया जा रहा है और इसका लाभ उठाएं और दूसरों को भी बताएं। और ये अकॉर्डिंग है आपके, भाई आप लोग जितना शेयर कर सकते हैं उतने अच्छे कंटेंट और उतने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये क्लास लिया जाएगा। आज का जो सबसे बेस्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर में हम सीखेंगे क्या, आइए पहले हम डायग्राम के द्वारा इनको देख लेते हैं, फिर जिससे आपका इंटरेस्ट आ जाए। देखिए ट्रांसफार्मर में पहले आप सभी को पता है यहाँ पे, देखिए ट्रांसफार्मर जैसा कि आप सब अपने घरों के पास देखते हैं। विशाल कुमार जी, हेलो सर, हाय सर, बहुत बढ़िया। जैसा कि आप सब अपने घरों के पास ट्रांसफार्मर देखते हैं, इस प्रकार ट्रांसफार्मर दिखता है, लेकिन कौन सा पार्ट क्या है, किस पार्ट का क्या काम है, हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे क्यों, उसका यूज क्या है। हम पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि हमको कंपटीशन क्वालिफाई करना है और अदर लोग जो कंपटीशन नहीं दे रहे हैं उनको इसलिए पढ़ना है कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सर जिनको शेयर किया है वो अभी सो रहे हैं, कोई बात नहीं, जिनको शेयर किया जो जाग रहा है उसके पास शेयर कर दे। भाई सोने वाला सोएगा, जागने वाला ही पाएगा। चलिए तो देखिए ट्रांसफार्मर हम सब अपने घरों के पास देखे हैं, कुछ ऐसे डिब्बे के आकार का दिखता है। अब इस डिब्बे में कई पार्ट हैं, इस पार्ट का क्या काम है और इसके अंदर क्या क्या पार्ट हैं, उन सबके बारे में हम एक एक करके जानेंगे और हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को भी हम सभी लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अब ट्रांसफार्मर का जितने पार्ट होते हैं पहले उन सभी अलग अलग पार्टों को हम सब लोग देख लेते हैं। ये ट्रांसफार्मर का आप देख रहे हैं टैंक है, ये ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर टैंक है, ये ट्रांसफार्मर का बुशिंग है जो बड़ा वाला है
वो हाई वोल्टेज का बुशिंग है, और छोटा वाला जो है वो लो वोल्टेज का बुशिंग है। अब इसी में कंजर्वेटर टैंक से आप देखें जो बॉक्स की तरह दिख रहा है, इसे हम कहते हैं बुखोज रिले। बुखोज रिले का ये काम होता है कि अंदर अगर कोई फॉल्ट होगा तो ट्रिप कर जाएगा और ट्रांसफार्मर को जलने से बचा लेगा। और यही कंजर्वेटर टैंक के पास ही एक गोल डिब्बा लटका रहता है जिसे हम कहते हैं ब्रीदर। जैसा कि यहाँ पे ब्रीदर दिख रहा है, यही आपका ब्रीदर है। ब्रीदर में आपका भरा होता है सिलिका जेल, और सिलिका जेल का कलर कैसा होता है ये देख लीजिए। यहाँ पे आपको पहले सिलिका जेल दिखा दिया जाए। जो सिलिका जेल है, चलिए यहाँ पे है सिलिका जेल। देखिए ये जो गोल डिब्बा लटका हुआ है ये आपका कंजर्वेटर टैंक है। कंजर्वेटर टैंक से ही आपका देखो यहाँ सिलिका जेल जुड़ा हुआ है, और सिलिका जेल में आपका यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड होता है। सिलिका जेल भरा होता है, इसका जो कलर होता है, अगर ये नमी, सिलिका जेल का काम होता है ट्रांसफार्मर जो हवा जाए उसको नमी को हटा दे। तो नमी को हटाने के लिए सिलिका जेल अगर ये साफ सुथरा है तो आपको नीला दिखेगा। अगर ये हवा को अवशोषित नहीं किया है, नमी को अवशोषित नहीं किया है तो नीला दिखेगा। अगर नमी अवशोषित कर लेगा तो गुलाबी कलर का दिखेगा। कैसा दिखेगा? गुलाबी कलर का दिखेगा। तो जो आप डिब्बा देखते हो ट्रांसफार्मर के बगल में लटका रहता है वो सिलिका जेल होता है। क्या होता है? सिलिका जेल। सिलिका जेल होता है जो हवा के अंदर नमी को रोकता है, जिससे ट्रांसफार्मर में वाष्पीकरण प्रक्रिया कम से कम हो, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम से कम हो। और उसके अंदर ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो ऐसा कोर का होता है, ये देख रहा है, ई टाइप, आई टाइप, यू टाइप पत्तियों से मिलके बनाया जाता है। उसके उसके अंदर के ये पार्ट हैं। फिर उसके बाद हम सब देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है दो प्रकार से ज्यादातर यूज करते हैं। एक कोर टाइप होता है, एक सेल टाइप होता है। सेल टाइप आपका ऐसे रहेगा और कोर टाइप ऐसे रहेगा। आगे हम एक एक करके जानेंगे। तो ऐसे आगे सिंगल फेज और 3 फेज भी है। फिर उसके बाद आपका बेरी टाइप भी है। फिर उसके बाद आपका ये ट्रांसफार्मर का कोर है। ये ट्रांसफार्मर का क्या है? कोर है। फ्लूरोज, बहुत बढ़िया प्रेम भाई, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करिए, जोरदार क्लास होने वाली है आपकी। अभी हम केवल पार्ट के बारे में देख रहे हैं, फिर एक एक करके जानेंगे। फिर आगे हम सब ये भी जानेंगे बाइंडिंग, फिर उसमें कौन कौन सा इंसुलेशन यूज करते हैं, और ये आपका कंजर्वेटर टैंक कैसे काम करता है, फिर ब्रीदर क्या होता है, फिर बुखोज रिले की वर्किंग प्रिंसिपल हम सब जानेंगे। ये सब चीजें हैं। और जो ट्रांसफार्मर का एक्सप्लोशन टैंक है उसका क्या काम होता है, जो एक गोल भाग दिख रहा है। फिर ट्रांसफार्मर का टैंक के बारे में जानेंगे। फिर ट्रांसफार्मर में जो ऑयल भरा जाता है उसके बारे में जानेंगे। फिर ट्रांसफार्मर की कूलिंग कितने प्रकार से करते हैं। ये सब चीजें हम एक एक करके देखेंगे, और ट्रांसफार्मर को जितने पार्ट हैं इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। अब बात आइए यहाँ पे कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करेगा, इसका वर्किंग क्या है, उसको हम सब एक एक करके देखेंगे। तो ट्रांसफार्मर पहली बात होता क्या है, आप सभी को पता है। हम सबके घरों के पास जो ट्रांसफार्मर लगा होता है उसी के द्वारा हम सब सप्लाई प्राप्त करते हैं। अगर वो ट्रांसफार्मर न लगे तो हमें सप्लाई मिलेगी, लेकिन बहुत ही ज्यादा वोल्टेज मिलेगी, और जो हमारे केबल को भ्रष्ट कर सकता है, जला सकता है। इसलिए हम सब क्या काम करेंगे कि ट्रांसफार्मर के द्वारा उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल लेते हैं। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलकर अपने घर के पास लाते हैं, जिससे हम यूज कर लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक तरह से वोल्टेज चेंजिंग डिवाइस है, और करंट को भी कम किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर करंट चेंजिंग डिवाइस है। अब ट्रांसफार्मर में होता क्या है कि ट्रांसफार्मर में एक साइड हम हाई वोल्टेज देते हैं और दूसरी साइड हमको लो वोल्टेज मिलता है। तो ट्रांसफार्मर में जो हम जितना पावर देंगे सेकेंडरी साइड उतना ही पावर जाएगा। ट्रांसफार्मर का नाम से ही पता है कि पावर ट्रांसफर करता है, ये पावर का कन्वर्जन नहीं करेगा। जबकि आप सभी को पता है कि मोटर और जो जनरेटर होते हैं वो पावर का कन्वर्जन करते हैं। इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर ही एक ऐसी डिवाइस है जो पावर का कन्वर्जन नहीं करेगा। वह इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से अनदर सर्किट ट्रांसफर करता है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट पावर को ट्रांसफर करता है। अगर हम इसको इधर देंगे इलेक्ट्रिकल पावर, इधर हम देंगे अगर इलेक्ट्रिकल पावर, इनपुट्स देंगे अगर इलेक्ट्रिकल, इसको आउटपुट जो मिलेगा वो भी आपका इलेक्ट्रिकल ही मिलेगा। आउटपुट भी जो मिलेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर ही होगा। अर्थात जो ट्रांसफार्मर होता है इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर करता है।
वोल्टेज और करंट को चेंज करता है। और ट्रांसफार्मर में एक खास बात और है, अर्थात ट्रांसफार्मर में पावर चेंज नहीं होगा। जितना पावर आप इनपुट देंगे उतना पावर आउटपुट मिलेगा। अगर इधर हम 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, इधर ट्रांसफार्मर में अगर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, तो आउटपुट में भी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अर्थात ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को भी चेंज नहीं करेगा। न तो ट्रांसफार्मर पावर चेंज करता है, न तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। केवल एक प्राइमरी साइड से इलेक्ट्रिकल पावर को सेकेंडरी साइड ट्रांसफर करता है। और ट्रांसफार्मर में क्या रोटेटिंग पार्ट होता है? ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, इसलिए इसे हम कहेंगे यह स्थैतिक डिवाइस है। यह एक स्थैतिक डिवाइस है, इसलिए रोटर और मोटर की अपेक्षा इसमें जो लॉसेस होते हैं कम से कम होते हैं, क्योंकि इसमें मैकेनिकल लॉस नहीं है। इसलिए ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 98 से 99% तक हो सकती है, 90 से 99 98% तक हो सकती है। जबकि मोटरों और जनरेटरों की इफिशियंसी 80 से 85% होती है। सदा याद रहे, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी हाई होने का कारण एक ही है, क्योंकि इसमें मैकेनिकल लॉस जीरो होता है। मैकेनिकल लॉस जीरो होता है, इसलिए जो इफिशियंसी है हाई होती है। और ट्रांसफार्मर कैसी डिवाइस है? एक स्टैटिक डिवाइस है। ये करता क्या है? यह इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में चेंज करता है विदाउट चेंजिंग पावर, विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। अब पावर और फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज कर पाता है? उसका कारण यह है कि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होते, नो मूविंग पार्ट। स्टैटिक लॉस होता है सर ओनली। बहुत बढ़िया अंकित पटेल जी, बहुत अच्छे। आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें और सेशन को लाइक करें, जिससे मैक्सिमम लोग लाइव सेशन बन पाए। तो अब ट्रांसफार्मर के बारे में एक ही कॉन्सेप्ट हम जानेंगे। देखिए, ट्रांसफार्मर के दो साइड होते हैं। एक साइड हाई वोल्टेज दिया जाता है और एक साइड लो वोल्टेज दिया जाता है। सदा याद रहे, ट्रांसफार्मर की दो साइड है, एक हाई वोल्टेज साइड और एक लो वोल्टेज साइड। अब ट्रांसफार्मर का हाई को भी इनपुट बना सकते हैं। ट्रांसफार्मर में हम क्या कर सकते हैं? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल सकते हैं, या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल सकते हैं। अगर हम ट्रांसफार्मर से हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल रहे हैं, तो उसे कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जैसा कि हम सबके घरों के पास 11,000 वाली वोल्टेज को हम सब 440 में और 215 वोल्टेज में बदलते हैं, तो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होगा? जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलेगा। गुड मॉर्निंग चिंटू जी। वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। जो लो वोल्टेज, जैसे सब स्टेशनों पर जहां जनरेटिंग स्टेशन है, क्योंकि अब हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे घर जो पावर आ रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर आ रहा है। मीना जी नमस्कार। देखिए, आपको बता दें कि हमारे पास जो पावर आ रहा है 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर जनरेटिंग स्टेशन से आ रहा है। बिजली का जनरेशन जो किया जा रहा है, जो बिजली का जनरेशन है, वह केवल 11 केवी से लेके 22 केवी तक इंडिया में किया जा रहा है। इंडिया में 11 केवी से लेके 22 केवी तक किया जा रहा है जनरेशन, जबकि विदेशों में 33 केवी तक पावर का जनरेशन किया जा रहा है। अब बताइए, अगर 11 केवी का जनरेशन है, अगर अनपरा ओबरा या कहीं से भी आपका पावर आपके घर पे आ रहा है 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर, बीच में पावर का लॉस हो जाएगा, लो वोल्टेज मिलेगा। इसलिए हमको वोल्टेज को स्टेप अप करना पड़ेगा, पावर कम न होने पाए और वोल्टेज भी मेंटेन रहे। तो हम ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज को 11 केवी को कन्वर्ट कर सकते हैं 765 केवी तक। 765 केवी तक चेंज किया जा सकता है। अब तक जो चेंजिंग है 765 तक, मतलब 11,000 वोल्टेज को 765,000 वोल्टेज तक बदला जा सकता है, जिससे कंज्यूमर के पास विदाउट पावर लॉस, विदाउट वोल्टेज ड्रॉप को वहां पे वोल्टेज मिल पाए। और फिर अगर वोल्टेज घटा हुआ है, फिर ट्रांसफार्मर से हम स्टेप अप कर लेंगे। स्टेप अप कर, इस प्रकार हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है। हम बता रहे थे कि ट्रांसफार्मर का दो साइड है, हाई वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड। अब कोई भी इनपुट हो सकता है, कोई भी आउटपुट हो सकता है। मीना जी, पीडीएफ आज तो एप्लीकेशन बना है, एप्लीकेशन पे हम आज उस पर शुरुआत करेंगे। थोड़ा उसको, भाई नया एप्लीकेशन है, उसकी जानकारी एप्लीकेशन वाले आज हमको ट्रेन करेंगे कि एप्लीकेशन पे कैसे वीडियो अपलोड करना है, कैसे क्या करना है। आज हमारी भी क्लास लगने वाली है, जैसे आपकी क्लास लग रही है। तो एप्लीकेशन की जैसे हमारी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, हम उस पर अपलोड करना सीख जाते हैं। सब कुछ आपको अपलोड कर लेंगे, क्योंकि सब काम हम ही को करना है, हम ही को पीडीएफ बनाना, हम ही को कंटेंट बनाना है। क्योंकि भाई इतने जाते हमारे पास
पैसे नहीं है कि सभी को दे के उनको रख के काम कराया जाए, इसलिए हमारा सहयोग करें। अगर हम आपका सहयोग कर रहे हैं तो आप हमारा भी हेल्प करें, थोड़ा वेट करिए, बस यही हेल्प है। जल्द ही आपको पीडीएफ और वीडियो दोनों मिल जाएंगे, इसके लिए निश्चिंत रहें। क्लियर? आप आते ही सेशन को लाइक और शेयर करते जाए। तो देखिए, ट्रांसफार्मर का दो साइड है, एक इनपुट, एक लो वोल्टेज, एक हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज भी इनपुट हो सकता है, इनपुट मतलब जिधर सप्लाई देंगे, आउटपुट मतलब जिधर हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। और उसके बाद याद रहे, तो इस प्रकार कभी भी मत ये कहना कि ट्रांसफार्मर दो साइड होती है, एक प्राइमरी साइड, एक सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड कब कहोगे? जिधर सप्लाई दोगे वो प्राइमरी साइड, और जिधर सप्लाई प्राप्त करोगे, लोड जोड़ोगे, वो सेकेंडरी साइड। ओके, क्लियर? और जब भी कोई पूछे इंटरव्यू में ट्रांसफार्मर की कितने साइड होते हैं, कहोगे केवल दो साइड। कौन कौन? लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज। इसके अलावा नहीं बता रहे, मत कह दो कि प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड तब बताना है कि जिधर इनपुट देते हैं उधर प्राइमरी साइड, और जिधर हम प्राप्त करते हैं वो सेकेंडरी साइड होता है। क्लियर बात? अब ट्रांसफार्मर के बारे में जितना बताए हैं उन्हीं पॉइंट को हम सब लिख लेते हैं, और ट्रांसफार्मर का सिंबल कैसा दिखाते हैं, बनाते कैसे हैं, वो भी चीजें हम सब देखेंगे। क्या कर रहे हैं आप सभी लोग भाई? देखिए, अब यहाँ पे आ जाइए, ये आ गए। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के कोर पे बाइंडिंग की जाती है। जिधर से हम सप्लाई देंगे उधर हम कहेंगे इनपुट है, जिधर सप्लाई देंगे इसका क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा। ये इनपुट साइड है, पुट साइड है, और जिधर लोड जोड़ेंगे वो क्या हो जाएगा? आउटपुट साइड है। आउटपुट साइड है, आउटपुट ये साइड है। सदा याद रहे, जिधर से सप्लाई देंगे इनपुट, और जिधर सप्लाई हम प्राप्त करेंगे आउटपुट साइड, ठीक। और इनपुट को ही हम कहेंगे प्राइमरी साइड, इनपुट को ही हम क्या कहेंगे? प्राइमरी साइड। सदा याद रहे, इनपुट को क्या कहा जाएगा? प्राइमरी साइड। इनपुट को क्या कहा जाएगा? प्राइमरी साइड। प्राइमरी साइड कहा जाएगा इनको, प्राइमरी साइड। और जिधर आउटपुट प्राप्त करेंगे उसे हम कहेंगे सेकेंडरी साइड। क्या नाम देंगे? सेकेंडरी साइड कहा जाएगा। क्लियर बात हो गई? अब यहाँ पे प्राइमरी साइड एक बाइंडिंग की जाएगी, एक सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड सप्लाई देंगे, सेकेंडरी साइड सप्लाई प्राप्त करेंगे। और प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज है वो VP से दिखाया गया है, और प्राइमरी साइड में जो टर्न होंगे उसको NP से दिखाया गया है, और सेकेंडरी साइड जो वोल्टेज मिलेगा VS से, और सेकेंडरी में जो टर्न होंगे उसको हम मान ले रहे हैं NS से दिखा रहे हैं। कभी कभी N1 N2 से दिखाएंगे, वो अलग बात है। अब देखिए, तो यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर का आपका कोर है, उस पर वाइंडिंग किया गया है। तो पहले जो ट्रांसफार्मर के बारे में हम सब जाने हैं उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया। एक चीज और बात जाने, ट्रांसफार्मर में जब हम प्राइमरी में सप्लाई देते, क्या कोई वायर जुड़ा है जो करंट को सेकेंडरी साइड भेज रहा है? नहीं। अर्थात या वैद्युत रूप से प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, इसे हम कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। ये क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग। ये ट्रांसफार्मर क्या है? प्राइमरी, WTG का मतलब वाइंडिंग है। और ये जो है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग, इसे हम कह रहे हैं सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो सदा याद रहे कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग वायर से नहीं जुड़े होते हैं, जिसे कहेंगे वैद्युत रूप से अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच ट्रांसफार्मर में प्रतिरोध कितना होता है? जब तार जुड़ा ही नहीं है तो इनके बीच रेजिस्टेंस का मान अनंत होगा। अब प्राइमरी का पावर सेकेंडरी में कैसे ट्रांसफर हो रहा है? तो यहाँ फ्लक्स के द्वारा ट्रांसफर होता है। चुंबकीय फ्लक्स जो है, यही चुंबकीय फ्लक्स है, इसे हम चुंबकीय फ्लक्स कह रहे हैं। और जो चुंबकीय फ्लक्स है वो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को आपस में जोड़ा है, युग्मित किया है। हम कहेंगे चुंबकीय रूप से युग्मित होते हैं, मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं। तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड कैसे कपल्ड होते हैं? चुंबकीय रूप से, मैग्नेटिक रूप से क्या होते हैं? कपल्ड होते हैं। अब सर, क्या इस पे हम DC सप्लाई भी दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर DC सप्लाई देंगे तो इसमें EMF बनेगा ही नहीं, और इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। ट्रांसफार्मर में अगर DC सप्लाई देंगे तो उसकी प्राइमरी ही जलेगी, जिधर सप्लाई दोगे, सेकेंडरी नहीं जलेगी, क्योंकि EMF का मान 0 होगा। इसलिए ट्रांसफार्मर सदैव किस पर काम करेगा? AC पर काम करेगा। हाँ जी, विपिन कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीर्वाद विपिन जी।
विपिन जी आशीर्वाद, आप इस सेशन को शेयर कर दें और सेशन को लाइक करें, जिससे मैक्सिमम लोग लाइव सेशन में बन पाए। हमारे साथ इतने लोग सेशन में जुड़ रहे हैं क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है कुलदीप कुमार जी, आपको आशीर्वाद। हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन बने, क्योंकि आप ये फ्री कंटेंट दिया जा रहा है, तो आप सभी लोग इस सेशन को स्टेटस लगा दें, शेयर कर दें, अपने गुरु जी की थोड़ी सा हेल्प करें। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे ये केवल एसी पे काम करेगा, डीसी देंगे तो प्राइमरी बाइंडिंग जल जाएगी क्योंकि एमएफ 0 होता है। इसके प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच रेजिस्टेंस का मान अनंत होता है। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे कपल्ड होते हैं? फ्लक्स द्वारा कपल्ड होते हैं, जिसे कहेंगे चुंबकीय रूप से कपल्ड होते हैं। और एक स्थिर डिवाइस है कि गतिशील डिवाइस है या एक स्टैटिक डिवाइस है? इसमें क्या ट्रांसफर होता है? एक सर्किट से दूसरे सर्किट में वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? ट्रांसफर होता है। और ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। पावर फ्रीक्वेंसीज की चेंज क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट, घूर्णी पार्ट नहीं होता है। और यही सब बातें यहाँ पे पहले से आपको लिख दिया गया है, जिससे लिखने में टाइम हम ज्यादा न लगाएं, जिससे हम लिखने में ज्यादा टाइम न लगाएं। देख लीजिए, ट्रांसफार्मर एक स्थिर इलेक्ट्रिकल युक्ति है जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट बिना फ्रीक्वेंसी और पावर परिवर्तित किए क्या करता है? ट्रांसफर करता है। यही हमने आपको पहले बताया। और ट्रांसफार्मर वोल्टेज और धारा को ही चेंज करता है। इसी के कारण ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसलिए हम ट्रांसफार्मर का एक दूसरा नाम दे सकते हैं, इसे वोल्टेज चेंजिंग डिवाइस, इसे वोल्टेज चेंजिंग डिवाइस, इसे वोल्टेज चेंजिंग डिवाइस और करंट चेंजिंग डिवाइस के नाम से भी हम जानते हैं। तो ट्रांसफार्मर को वोल्टेज चेंजिंग डिवाइस और करंट चेंजिंग डिवाइस भी कहेंगे। जैसा कि हमने बताया, ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है और पावर को भी चेंज नहीं करेगा। ट्रांसफार्मर पावर और आवृत्ति को, टी आब्लिक एफ का मतलब ट्रांसफार्मर है, टी आब्लिक एफ जहां लिखा रहे जान लो जो ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर पावर आवृत्ति को चेंज नहीं करेगा क्योंकि उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। इस सदा याद रहे। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड सेकेंडरी वाइंडिंग से कैसे जुड़ी होती है? विद्युत रूप से जुड़ी होती है, सॉरी विद्युत रूप से अलग होती है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी विद्युत रूप से अलग होती है। उनके बीच रेजिस्टेंस के तब जुड़ते कैसे हैं? ये चुंबकीय रूप से जुड़े होते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे जुड़े होते हैं? चुंबकीय रूप से, मैग्नेटिकली जुड़े होते हैं। इनके बीच रेजिस्टेंस कितना होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच? तो आपको बताया गया इनके बीच जो रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट होता है। और ये ट्रांसफार्मर केवल किस पर काम करेगा? एसी सप्लाई पे काम करेगा। ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई देने पर वाइंडिंग जल जाती है। और कौन सी वाइंडिंग जलेगी? प्राइमरी वाइंडिंग जलेगी। प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी क्योंकि डीसी में ईएमएफ का मान क्या होता है? 0 होता है। डीसी कोई ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा, डीसी में कोई ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। ये हमने आपको पहले बता चुके हैं। जितनी बातें बताई हैं वही सब बातें इसमें लिखी गई हैं। ये हमने इसलिए पहले से लिखा है, लिख सकते हैं यहाँ पर भी, लेकिन आपका टाइम ज्यादा जाएगा। इसलिए टाइम की बचत करने के लिए, क्योंकि डाटा आपको एग्जैक्ट देंगे और टाइम आपका बचाएंगे, लिखने का टाइम बचाएं, लेकिन समझाने में, कॉन्सेप्ट देने में हम कोई कमी नहीं करेंगे। पूरे गारंटी के साथ कहते हैं प्राइमरी बंद हो जाएगी। बहुत बढ़िया, पूरे गारंटी के साथ कहते हैं कॉन्सेप्ट और आपका जो क्लियरिटी है, जो याद करने का पावर है, हम याद को रटने नहीं देंगे और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही देंगे। बस लिखने का टाइम बचाएंगे। और लिखने का टाइम बचाने के लिए इसलिए हमने पीपीटी का यूज किया है। हम हर चीज लिख सकते हैं, हर चीज बता सकते हैं, लेकिन लिखने में टाइम ज्यादा जाएगा, उस टाइम को हम बचा रहे हैं। कॉन्सेप्ट और समझाने को हम बिल्कुल कम नहीं करें, समझाएंगे अच्छे से, कॉन्सेप्ट भी देंगे और उसी चीज को बता देंगे कि यहाँ पे हमने आपको लिख के पहले से दे दिया है। हम पीडीएफ बिल्कुल नहीं देखेंगे, हम आपको पूरे डायग्राम से पहले बता देंगे और बता देंगे देख लो ये पीडीएफ में यही चीजें हैं। हम पीपीटी का यूज करने वाले नहीं है। ऑफलाइन से मैं 18 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन में 18 सालों से पढ़ा रहा हूँ। 18 सालों से मुझे पीपीटी की कोई आवश्यकता नहीं है। बस कम टाइम में सिलेबस को ज्यादा कवर करना है, इसलिए कंटेंट को टाइप कराया गया है और बाकी टाइप कराने का कोई उद्देश्य नहीं है। आप हमसे ऑफलाइन आइए, 10-10 घंटे पढ़िए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आपकी जिम्मेदारी है, जब हम आपको फुल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा रहे हैं और पूरा मटेरियल दे रहे हैं, वो भी फ्री में दे रहे हैं, कृपया आप सभी लोग सेशन को शेयर करें, लाइक करें। नए जो हैं उनको चैनल को कहें सब्सक्राइब भी करें। चलिए आ जाइए, अब हमको जानना है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पे काम करता है? अब ध्यान से सुनिए,
पहले ट्रांसफार्मर का हम कार्य सिद्धांत जानेंगे। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत, कार्य सिद्धांत। अब इसमें क्या करना है, अब देखो कैसे ट्रांसफार्मर काम करता है, ट्रांसफार्मर कैसे काम करेगा, कैसे प्राइमरी से सेकेंडरी में पावर ट्रांसफर हो जा रहा है और कितना वोल्टेज उत्पन्न करता है, इन सब के बारे में हम सब एक एक करके देखेंगे। फ्लक्स भी नहीं बदलता है मनु, बहुत बढ़िया मनु जी, हाँ फ्लक्स भी नहीं बदलता है, लेकिन फ्लक्स लीकेज होता है, फ्लक्स लीकेज होता है, फ्लक्स भी नहीं बदलता है। फ्लक्स तो भाई आपका मोटर और जनरेटर भी नहीं बदलता है, जितना उत्पन्न होना उतना उत्पन्न रहेगा। हाँ रियल है, एक चीज कह सकते हो, फ्लक्स नहीं बदलता है। बहुत अच्छे मनु जी। चलिए अब बात करते हैं ये कैसे काम करेगा। देखिए प्राइमरी साइड जब हम एसी देते हैं, क्या देते हैं, एसी देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट देंगे। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। यशवंत राज जी पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा, पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन मिलेगा। आज हमारा पीडीएफ की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, पीडीएफ को हम मंगलवार से या नेक्स्ट डे हम अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। हमारे जितने स्टूडेंट हैं, डियर स्टूडेंट, आज सब लोग थोड़ा दो जैसे इतना वेट किए हैं, 2 दिन का थोड़ा और वेट कर लें बस, ठीक है। बस अपनी जिम्मेदारी निभाएं, सेशन शेयर करते रहें। देखिए इधर जब हम एसी देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब साइनोसॉइडल दिया जाता है। जब देंगे इससे वेरिएबल फ्लक्स उत्पन्न होगा, यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब ध्यान से समझिए कैसे काम करेगा। अब ये जो फ्लक्स है, अब कहोगे सर हम एसी करंट दिए प्राइमरी में जो करंट देंगे फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए उसे कहेंगे मैग्नेटाइजिंग करंट। प्राइमरी में फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए जो करंट जाएगी उसे कहेंगे मैग्नेटाइजिंग करंट। अब जैसे ही मैग्नेटाइजिंग करंट देंगे तो फ्लक्स उत्पन्न होगा। ये फ्लक्स क्या करेगा, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को दोनों को काटेगा और फ्लक्स का मान लगातार घटेगा और क्या करेगा, बढ़ेगा, हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव जाएगा। तो फैराडे ने बताया था कि जब फ्लक्स किसी कंडक्टर को काटता है उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ। तो फ्लक्स प्राइमरी को काटा तो प्राइमरी में ईएमएफ उत्पन्न होगा आपका। अब चूंकि प्राइमरी में ही करंट के जाके अपने ही स्वयं फ्लक्स से ईएमएफ बना रहा है, अगर कोई कॉइल स्वयं के करंट के स्वयं फ्लक्स से ईएमएफ बनाएगा उसे सेल्फ ईएमएफ कहेंगे, इसलिए प्राइमरी में सेल्फ ईएमएफ होगा। आप सभी को पता है, अभी बेसिक भी पढ़ाएंगे, ईएमएफ 2 प्रकार का होता है, एक सेल्फ ईएमएफ, एक म्यूचुअल ईएमएफ। वैसे तो एक डायनेमिक और एक स्टैटिक होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर कोई घूमने वाला भाग नहीं है, इसलिए इसमें स्टैटिक ईएमएफ होगा। एक सेल्फ ईएमएफ है, एक म्यूचुअल ईएमएफ। प्राइमरी में जो प्राइमरी वाइंडिंग है उससे सेल्फ ईएमएफ होगा, क्योंकि स्वयं के करंट के फ्लक्स के कारण उत्पन्न हुआ है सेल्फ ईएमएफ। अब यही फ्लक्स जाके पहले वाइंडिंग का फ्लक्स जाके दूसरे वाइंडिंग को काट रहा है, तो वहां पे जो ईएमएफ होगा उसे कहेंगे म्यूचुअल ईएमएफ। जब एक बाइंडिंग का फ्लक्स दूसरे बाइंडिंग को काटता है तब उसे कहते हैं म्यूचुअल ईएमएफ कहते हैं। तो अर्थात सेकेंडरी में म्यूचुअल ईएमएफ उत्पन्न होगा। क्लियर बात हो गई, ये सदा याद रहे। जैसे ही अल्टरनेटिंग फ्लक्स देते हैं तो प्राइमरी का फ्लक्स उत्पन्न होता है जो कोर के माध्यम से प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग दोनों को काटता है। दोनों को काटने से फैराडे के नियमानुसार प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में ईएमएफ उत्पन्न होता है। प्राइमरी में सेल्फ ईएमएफ और सेकेंडरी में म्यूचुअल ईएमएफ उत्पन्न होता है। यही है। आप ये पूछ सकते हैं कि किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आप कहोगे क्योंकि सेकेंडरी में हमको सप्लाई प्राप्त करना है, सेकेंडरी में म्यूचुअल ईएमएफ है, तो हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे कार्य करता है, या कहोगे इंडक्शन के प्रिंसिपल पे कार्य करता है। फैराडे के इंडक्शन के प्रिंसिपल पे, वह भी म्यूचुअल इंडक्शन पे ये काम करता है। ट्रांसफार्मर किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, इंडक्शन कहो चाहे म्यूचुअल मेन है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करेगा। और ये तो बात हो गई इसकी वर्किंग। अब यहाँ पे एक बात ये आएगी, अगर नो लोड अवस्था में है तो जो मैग्नेटाइजिंग जो करंट जाएगी, ये आईएम का मतलब है मैग्नेटाइजिंग करंट। आईएम का मतलब है मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट। आईएम का मतलब है मैग्नेटाइजिंग करंट है। आईएम का मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट है। जब नो लोड रहता है तो मैग्नेटाइजिंग करंट का मान फुल लोड करंट का 2 से 5% होता है, 2 से 5% होता है। लेकिन जैसे ही इस पर हम लोड जोड़ेंगे, अब यहाँ मान लीजिए हम कोई लोड जोड़ दिए, यहाँ मान लीजिए हम कोई लोड जोड़ दिए, जब लोड जोड़ेंगे लोड का करंट भी प्रवाहित होगा, सेकेंडरी का I2,
अब ये करंट के कारण इसमें भी एक विपरीत में फ्लक्स उत्पन्न होगा, इसके विरोध में एक फ्लक्स उत्पन्न होगा। ये सेकेंडरी का जब लोड जोड़ोगे तो सेकेंडरी जो फ्लक्स है लोड करंट के कारण उत्पन्न होगा। अब ये जो फ्लक्स है वो जाके मेन वाला जो उत्पन्न है फ्लक्स है उसका विरोध करेगा, उसका विरोध करेगा मतलब इसके मान को घटाएगा। लेकिन यही सेकेंडरी का फ्लक्स जाके प्राइमरी को भी काटेगा, जाके फिर किसको काटेगा, प्राइमरी को भी काटेगा। अब आपको जैसे ही प्राइमरी को काटेगा तो प्राइमरी में सेकेंडरी के फ्लक्स का एक ईएमएफ और उत्पन्न हो जाएगा, जिससे आपका जो प्राइमरी का वोल्टेज और प्लस जो ईएमएफ है प्राइमरी का उसका मान आपका 1% बढ़ जाएगा। कितना? 1% बढ़ जाएगा, वोल्टेज का मान इतना बढ़ जाएगा और जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो फुल लोड करंट का 20 गुना हो जाएगा। अब सोचो मैग्नेटाइजिंग करंट 1% केवल वोल्टेज में वृद्धि हुई लोड जोड़ने पर, लोड जैसे जोड़े तो लोड का करंट गया, लोड के करंट कारण लोड का फ्लक्स आया और लोड का फ्लक्स जाके प्राइमरी को कट किया और प्लस प्राइमरी फ्लक्स का विरोध कर रहा है। प्राइमरी फ्लक्स का विरोध करेगा तो फ्लक्स कम होगा, ईएमएफ घट जाएगा। लेकिन यही सेकेंडरी फ्लक्स जो जाके काट रहा प्राइमरी को उससे सप्लाई वोल्टेज में वृद्धि होगी, ईएमएफ वृद्धि होगी, जिससे मैग्नेटाइजिंग करंट का मान 20 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 गुना बढ़ जाएगा, जिससे फिर आपका जितना फ्लक्स है फिर वो मेंटेन हो जाएगा, अर्थात आपका जो मेन फ्लक्स कोर का फ्लक्स है वो घटता नहीं है। यही इसका मेन वर्किंग है। चीकू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग चीकू जी। गुड मॉर्निंग चीकू जी, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब ध्यान से समझो वर्किंग कैसे काम करता है। इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। जब प्राइमरी में अल्टरनेटिंग करंट देते हैं तो प्राइमरी का फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो कोर के माध्यम से प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को काटता है, जिससे प्राइमरी में सेल्फ ईएमएफ और सेकेंडरी में म्यूचुअल ईएमएफ उत्पन्न होता है। और सर लोड अगर जोड़ दे तो मैग्नेटाइजिंग करंट कितना बढ़ जाएगा? नो लोड वाले का 20 गुना बढ़ जाता है, जिससे लोड फ्लक्स का आपके जो कोर का फ्लक्स है उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं होता है। हेलो दोस्तों, हर्ष दुबे जी जुड़ चुके हैं। हाय हर्ष जी, बहुत बढ़िया। यशवंत जी जुड़ चुके हैं भाई। ओके, क्लियर बात हो गई। अब इसी को हमको क्या लिखना है? हाँ, ट्रांसफार्मर का सिंबल हम सब ये यूज करते हैं। ये ट्रांसफार्मर का क्या है? सिंबल है, याद रहे। ये प्राइमरी कॉइल को दिखा रहा है, सेकेंडरी कॉइल को दिखा रहा है। क्लियर बात? वर्किंग प्रिंसिपल हम सबको समझ में आ गया। अब इनमें क्या क्या पॉइंट लिखने हैं वही पॉइंट हमने आपको पहले से यहाँ पे लिख दिया है। जितना पॉइंट हमने बताया वही पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिया है, जिससे हम टाइम का बचत कर पाए। देखिए, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत कर सकता है। अब वर्किंग में क्या लिखा गया है? जब प्राइमरी साइड में, यहाँ पे में लिख दीजिए, जब प्राइमरी साइड में अल्टरनेटिंग सप्लाई दी जाती है तो प्राइमरी वाइंडिंग में अल्टरनेटिंग फील्ड उत्पन्न होती है, जो प्राइमरी वाइंडिंग को तथा सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को काटता है, जिससे प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ ईएमएफ और सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल ईएमएफ उत्पन्न होता है। यही हमने बताया और दूसरा कुछ नहीं बताया। ट्रांसफार्मर में स्टैटिक ईएमएफ होता है। क्या घुर्डी ईएमएफ है? नो, घुर्डी ईएमएफ नहीं है। मनु कुमार जी एक बार और 20% वाला मैटर बता दीजिए। बता रहे हैं, बस तुरंत बता रहे हैं, तुरंत बता रहे हैं, घबराइए नहीं। अब देखिए, 20% नहीं 20 गुना है भाई। देखिए, ट्रांसफार्मर में स्टैटिक ईएमएफ होता है, ये बात है। जो म्यूचुअल और सेल्फ है स्टैटिक ईएमएफ है। लोड पर आरोपित वोल्टता का ईएमएफ ई के बीच के अंतर पर 1% की वृद्धि होती है। आप कहोगे सर जी ये कैसे होगा? अब देखिए बता रहे हैं, ध्यान सुनिए। मान लीजिए हमने यहाँ सप्लाई वोल्टेज V1 दिया, यहाँ पे सेल्फ ईएमएफ E1 आया, तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, क्योंकि ईएमएफ सतत सप्लाई वोल्टेज का विरोध करेगा, ये होगा V1 अंतर क्या हो जाएगा? E1 होगा। अब जितना वोल्टेज लगेगा वही बाइंडिंग लगेगा, जिससे बाइंडिंग जल नहीं पाती। भाई एसी सप्लाई देने पर बाइंडिंग नहीं जलती है, जबकि डीसी सप्लाई देने पर बाइंडिंग जल जाती है, क्योंकि ये बात की जा रही है एसी में। अगर हम सब डीसी देते हैं तो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा V1 माइनस ईएमएफ का मान होता है 0। तो पूरा रिजल्टेंट वोल्टेज मतलब पूरी बाइंडिंग पे वोल्टेज लगेगा, जिससे बाइंडिंग जल जाएगी, जबकि अल्टरनेटिंग में ईएमएफ विरोध करता है तो रिजल्टेंट वोल्टेज का मान घट जाता है। क्लियर बात? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं जैसे ही आप लोड जोड़ोगे
तो जैसे लोड जोड़ोगे, लोड करंट प्रवाहित होगा, तो लोड करंट प्रवाहित होने इसमें एक एक्स्ट्रा फ्लक्स आएगा, लोड का जो फ्लक्स है वो आएगा, वही लोड का फ्लक्स जो मेन फ्लक्स है उसका अपोज करेगा, क्योंकि ईएमएफ सदैव उस कारक का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। तो इसमें जो ईएमएफ आया है सेकेंड का, वह फ्लक्स का ही विरोध करेगा। अब जब विरोध करेगा तो फ्लक्स घटेगा, लेकिन यही फ्लक्स जाके फिर प्राइमरी को काटेगा, जब प्राइमरी काटेगा तो प्राइमरी में एक्स्ट्रा ईएमएफ आ जाएगा, जिससे प्राइमरी साइड रिजल्टेंट वोल्टेज में 1% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और 1% की वृद्धि होने से ही आपका प्राइमरी का जो करंट है, प्राइमरी का जो करंट है, अब टोटल करंट इसमें जो प्राइमरी जाएगी, मैग्नेटाइजिंग भी है और साथ साथ लोड वाला है, तो टोटल प्राइमरी करंट है शून्य लोड धारा का, मतलब जीरो लोड कंडीशन में, जीरो लोड कंडीशन जो धारा जा रही है उसका लगभग कितना हो जाता है, 20 गुना हो जाएगा। अब क्लियर बात हुई, ये क्यों 20 गुना हुआ, जो लोड का हमने जोड़ा, जो लोड का करंट है वही एक फ्लक्स उत्पन्न किया, वो जो फ्लक्स है वही जाके प्राइमरी को कट किया, और प्राइमरी को कट करने से उसमें एक्स्ट्रा ईएमएफ आया, जिससे 1% रिजल्टेंट वोल्टेज में वृद्धि हुई, वही रिजल्टेंट वोल्टेज में वृद्धि होने के कारण ही जीरो लोड करंट का जो आपका मान है प्राइमरी करंट, वो 20 गुना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यही हमने बताया, इसलिए फ्लक्स जीरो नहीं हो पाता है। बहुत बढ़िया, आप समझ में आया, क्लियर बात। चले नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हो गया इनका वर्किंग की बात। अब आगे जानते हैं, अब जैसे वर्किंग जान लिए, इसका ईएमएफ का क्या समीकरण होगा। भाई अगर वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है तो प्राइमरी में ईएमएफ क्या बनेगा, सेकेंडरी में क्या ईएमएफ बनेगा, उन सब के बारे में एक एक करके हम देखेंगे। ओके, यहां तक बातें क्लियर हो गई, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, तो हमारा आप सबसे एक बार विनम्र निवेदन है, अगर आपको हम इतना, भाई आपको हमारा सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए देखिए, अब हमको ईएमएफ इक्वेशन जानना है, मतलब ट्रांसफार्मर में विद्युत वाहक बल का समीकरण, विद्युत वाहक बल का समीकरण, विद्युत वाहक बल का समीकरण हमको जानना है, विद्युत वाहक बल का समीकरण जानना है। अब ये कैसे जानेंगे, इसमें प्राइमरी में जो ईएमएफ है, प्राइमरी का जो सप्लाई वोल्टेज हम दे रहे हैं, मान लीजिए प्राइमरी में जो सप्लाई वोल्टेज है वह आपका V1 है, और प्राइमरी जो टर्न है वो N1 है, और सेकेंडरी में टर्न N2 है, और सेकेंडरी में जो लोड वोल्टेज है वो V2 है, और ईएमएफ E2 है। एक क्लियर बात हो गया, सदा याद रहे। अब हमको इसका ईएमएफ निकालना, अब प्राइमरी में जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ वो E1 है, और सेकेंडरी में जो ईएमएफ है E2 है। इनके ईएमएफ E1 और E2 का समीकरण क्या बनेगा वही हमको जानना है। अब देखिए, सदैव सदा याद रहे, जब भी हम सप्लाई देते हैं तात्क्षणिक वोल्टेज देते हैं, कौन सा वोल्टेज देते हैं, इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक वोल्टता दी जाती है, तात्क्षणिक वोल्टता हम सब ई देते हैं, स्मॉल ई, तात्क्षणिक वोल्टेज स्मॉल ई देते हैं, और स्मॉल तब इसमें जाके तात्क्षणिक करंट प्रवाहित होता है, और तात्क्षणिक करंट कारण इसमें फ्लक्स आता है। अब यहाँ पे ध्यान दें, तो तात्क्षणिक वोल्टेज देंगे, यहाँ पे अगर हम सब बात करें, तात्क्षणिक वोल्टेज जो दिया जाता है, तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस वोल्टता, तात्क्षणिक जो वोल्टता हम सब देते हैं, उस वोल्टता को हम स्मॉल ई से दिखाते हैं। ई बराबर होता है EM साइन ओमेगा टी होता है, क्लियर बात। अब इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो तात्क्षणिक ही ईएमएफ होगा, जो हम वोल्टेज दे रहे हैं तात्क्षणिक दे रहे हैं, और जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो तात्क्षणिक ही ईएमएफ होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर लें, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको डायज मान लें, इसको ई मान लें, इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होगा उसका समीकरण क्या बनेगा, ई बराबर -N d phi/dt,
क्योंकि फैराडे ने बताया है तात्क्षणिक ईएमएफ समीकरण होता है ईएमएफ माइनस एन डी फाई अपन डी टी होता है, जहां एन ट्रांसफार्मर में टर्नों की संख्या है, चाहे प्राइमरी निकालो चाहे सेकेंडरी, सबका एक साथ निकाला जा रहा है। अब चूंकि आपको ये पता है कि फ्लक्स जो फाई बराबर होता है वो फाई एम साइन ओमेगा टी होता है। क्लियर? क्या होता है? साइन ओमेगा टी होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाई की जगह रख दें तो ई बराबर माइनस एन टी, अब यहाँ पे आ जाएगा फाई एम साइन ओमेगा टी अपान हो जाएगा डी। क्लियर बात? ईएमएफ का हम सब समीकरण निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स भाई अवकलन कर दो, तो अवकलन आप सभी को आता ही है, माइनस एन फाई एम को बाहर कर दो, फिर ओमेगा बाहर चला आएगा, ये हो जाएगा कास ओमेगा टी। ये क्या हो जाएगा? कास ओमेगा टी हो जाएगा। क्लियर बात हो गई भाई? साइन का अवकलन करोगे तो ये आएगा कास ओमेगा। क्लियर बात? अब इसको कास को हम साइन में बदलना है, कास को बदलना कि तात्क्षणिक ईएमएफ में प्राप्त करना है, इस रूप में लाना है, इस रूप में लाना है। थोड़ा इनको आप सब लोग डाउट में हो रहे हैं तो इसको पहले यहाँ से हटा दीजिए, इससे आपको ईएमएफ आए। और इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा आएगा? तात्क्षणिक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, तात्क्षणिक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो ऊपर कर दे रहे हैं, यहाँ पे याद रहे ये तात्क्षणिक ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब ये आ गया। अब एक चीज और जानते हैं आप सभी लोग, ये क्लियर पता है, हाई स्कूल में पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस ओमेगा टी बराबर होता है कास ओमेगा टी। क्लियर बात? इसलिए हम इसमें माइनस कॉमन ले तो माइनस साइन, अगर इसको यह हो जाएगा ओमेगा टी माइनस 90 बराबर हो जाएगा कास ओमेगा टी। क्लियर? याद रहे कास ओमेगा टी की जगह हम माइनस साइन ओमेगा टी माइनस 90 रख दें, तो कास ओमेगा टी की जगह हम यहाँ पे क्या रख दें, ई बराबर माइनस, आपका माइनस पहले से है तो माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका मेगा फाइम एन, मेगा पहले लिखे फिर फाइम फिर एन लिखे, फिर उसके बाद क्या आएगा, कास ओमेगा टी की जगह आप रखोगे साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री आ जाएगा। यही आपका ईएमएफ का क्या बन गया, समीकरण, तात्क्षणिक ईएमएफ का समीकरण। क्या इसी को और फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं ई बराबर ओमेगा को ईएम लिखा जा सकता है, ईएम मतलब मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ यह हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। अब इस वाले समीकरण को जीवन में मत भूलना, इसी समीकरण से पता चलेगा, इसमें जो तात्क्षणिक धारा दे रहे हैं, ध्यान से देखो भाई, इसमें जो तात्क्षणिक धारा है, तात्क्षणिक वोल्टता है, यहाँ पर तात्क्षणिक धारा, तात्क्षणिक वोल्टता को एक काम करो, भी से दिखा दो, स्मॉल भी से दिखा दो। यहाँ जो आई है वो तात्क्षणिक धारा आई बराबर होता है आपका आई एम साइन ओमेगा टी होता है। अब देखो तात्क्षणिक धारा और तात्क्षणिक वोल्टता जो उत्पन्न हुआ उसमें दोनों के देख लो कितने का अंतर है, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे चल रही है। तो सदा याद रहे जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वह करंट से 90 डिग्री क्या होता है, पीछे होता है। जो ईएमएफ उत्पन्न होगा 90 डिग्री से पीछे होगा, और सदा याद रहे करंट से ही फ्लक्स आया है, अर्थात जो इसमें फ्लक्स उत्पन्न हुआ है, जो फ्लक्स है, फ्लक्स से जो वोल्टेज होगा ईएमएफ होगा वो 90 डिग्री क्या होगा, पीछे होगा। अगर हम फ्लक्स को इधर दिखा रहे हैं, अगर हम फ्लक्स को इधर दिखा रहे हैं तो 90 डिग्री पीछे हमको ईएमएफ को दिखाना पड़ेगा। सदा याद रहे, ये कॉन्सेप्ट याद, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे होता है, और ईएमएफ जिसके कारण उत्पन्न होता है वह उसी का विरोध करता है। तो ईएमएफ उत्पन्न होता है सप्लाई वोल्टेज, तात्क्षणिक वोल्टेज देने से उत्पन्न हुआ है,
इसलिए तात्क्षणिक जो वोल्टेज है V, ध्यान से सुनिए, फ्लक्स से ईएमएफ 90 डिग्री लैग करेगा और ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए सप्लाई वोल्टेज का विरोध करेगा। ये सदा एक कॉन्सेप्ट बन गया कि फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे ईएमएफ होगा और फ्लक्स से 90 डिग्री आगे सप्लाई वोल्टेज होगा, और सप्लाई वोल्टेज और ईएमएफ के बीच कलांतर कितना होगा, 90 हो जाएगा 180 अंश। हम कहेंगे सप्लाई वोल्टेज और जो करंट है ईएमएफ है उसके बीच 180 अंश का कलांतर होता है। करंट, तात्क्षणिक करंट की दिशा क्या होगी, जिधर फ्लक्स की दिशा है। ध्यान रहे, मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वह सदैव फ्लक्स के फेज में होगा। अगर एक ही दिशा दोनों तो फ्लक्स के फेज में, और जो ईएमएफ है वो सप्लाई वोल्टेज के विपरीत फेज में होता है। किसमें होता है, विपरीत फेज में होता है। ये सदा याद रहे। एक दो कॉन्सेप्ट बन गया। यहाँ पर अभी आगे हम बढ़ेंगे, अभी ईएमएफ का कोई समाप्त नहीं हुआ है। कॉन्सेप्ट जैसे जैसे आएगा वो बताते चलेंगे। तो याद रहे, कैसे पता चला कि भाई ईएमएफ 90 डिग्री पीछे है, इक्वेशन से। भाई फ्लक्स का इक्वेशन आपका बन रहा है फाई एम साइन ओमेगा टी, और ईएमएफ की इक्वेशन बन रहा है ओमेगा टी माइनस 90, अर्थात फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे ईएमएफ है, फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे ईएमएफ, और ईएमएफ जिसके कारण उत्पन्न हुआ है वह उसी का विरोध करेगा। इसलिए सप्लाई वोल्टेज अपोजिट फेज में दिखाओगे तो ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज के बीच का कलांतर होगा फेज डिफरेंट 180 डिग्री का, और फ्लक्स से सप्लाई वोल्टेज आगे होगा पीछे होगा, आगे होगा। फ्लक्स से ईएमएफ पीछे होगा कि आगे पीछे होगा। ये और मैग्नेटाइजिंग करंट फेज में होगा कि फेज में होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लक्स के फेज में होता है। मैग्नेटाइजिंग करंट ईएमएफ से 90 डिग्री आगे होता है और सप्लाई वोल्टेज से मैग्नेटाइजिंग करंट पीछे होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सब एक केवल फेजर का कमाल है। अगर हमें फेजर याद रहेगा, जो भी क्वेश्चन पूछे आगे पीछे वो सब आप बता लोगे। तो आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें और सेशन को लाइक करें। अब ध्यान से सुने, ये तो बन गया है आपका तात्क्षणिक ईएमएफ का समीकरण। एग्जाम में ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछता है ईएमएफ का समीकरण कई रूपों में, तात्क्षणिक ईएमएफ ही आ गया। क्लियर बात, एक ये याद कर लो भाई, तात्क्षणिक ईएमएफ। अब ये जो ईएमएफ मैक्सिमम ईएमएफ है उसका मान ये है, यहाँ पर हम लिखेंगे अधिकतम ईएमएफ का मान कितना होगा। अधिकतम ईएमएफ का मान दिखा दें, अधिकतम ईएमएफ का मान दिखा दें आप यहां से। कर दे रहे हैं, देखिए अब अधिकतम ईएमएफ दिखाना है हमको। क्या दिखाना है, अधिकतम ईएमएफ, अधिकतम अधिकतम एफ एम है, यहाँ पे यही ईएम है, ये ओमेगा फाई एम एन है। ओमेगा फाई एम क्या है, एन है। क्लियर बात, ओमेगा फाई एम एन। एक ये आएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्या इसी को कैसे लिख सकते हैं, क्या इसी को लिख सकते हैं, ईएम बराबर ओमेगा बराबर आप सभी को पता है 2 पाई एफ होता है। चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ होता है, जहां एफ आवृत्ति है, और क्या इसी पाई अपान टी भी लिखते हैं। क्लियर बात, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ फिर एन, यहाँ पे फाई एम हो जाएगा, ये बनेगा। एक समीकरण आपका मैक्सिमम ईएमएफ का समीकरण एक ये बनेगा। क्लियर बात, और एक क्या बनेगा सर, एक और बनेगा। अब एक काम करो, ईएमएफ बराबर इसी की जगह आप लिख सकते हो 2 पाई एफ अपान 2 पाई एफ की जगह टी कर दो, पाई अपान टी
आवर्तकाल नहीं, आवर्तकाल का ज्यादा नहीं पूछता है, उसको छोड़ो हटाओ, आवर्तकाल वाला मत बताओ। अब यहाँ पे पाई का मान रख दो 2 इंटू, अगर पाई का, आप सभी को पता है पाई का मान कितना होता है, कि पाई का मान होता है 3.14। अब एक 3.14 का गुणा कर दो, 2 चौका 8, 2 एक कम 2, 3 दूना 6, 6.28 आपका एफ एन फाइम आ जाएगा। एक यह एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है अधिकतम वोल्टेज का, तो अधिकतम वोल्टेज याद रहे ओमेगा फाइम एन भी होगा, 2 पाई एफ एन फाइम होगा, या 6.28 फाइम फाइम भी। क्लियर बात? हमारे साथ ऋतिक जी जुड़ चुके हैं कोटा से, ओके बहुत बढ़िया। आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें और सेशन को लाइक करें। ये तो अधिकतम ईएमएफ आ गया। अब हमें क्या करना है, अधिकतम ईएमएफ के बाद अब हमको आरएमएस बताना है, आरएमएस वर्गमाद मूल मान, आरएमएस ईएमएफ लेना है। कौन सा ईएमएफ? आरएमएस ईएमएफ, आरएमएस ईएमएफ लेना है। मीन स्क्वायर आरएमएस ईएमएफ क्या होगा, ये भी सब आया हुआ क्वेश्चन है। चलो भाई आरएमएस ईएमएफ देखते हैं। आरएमएस ईएमएफ देखिए, आरएमएस ईएमएफ कैसे बनेगा कि आपको पता है ई आरएमएस बराबर, आपको पता है चूंकि ई आरएमएस बराबर क्या होता है, ईएम अपान रूट हो जाएगा। अब ईएम की वैल्यू रख दो, ईएम की वैल्यू कितनी है, पाई, पाई चलिए यहाँ पे लिखते हैं, चलिए नहीं ठीक है, 2 पाई एफ एन फाइम अपान √2, अपान √2 हो जाएगा। अब क्या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, क्या आरएमएस बराबर, आप रूट का 2 गुणा कर दोगे तो यहाँ बचेगा केवल रूट, पाई कट जाएगा तो पाई एफ एन फाइम हो जाएगा, एक बनेगा। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, √2 का पाई में गुणा कर दो, 2 का पाई में गुणा कर दो, कि आरएमएस बराबर हो जाएगा 4.44 फाइफ एन। अब देखो इतना समीकरण ई आरएमएस में, और जो हम सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, वह हम इसी के आधार पे लगाएंगे। एक ये बनेगा आपका, ये दोनों बनाएगा। इसलिए याद रहे का जो इक्वेशन होगा, एक इक्वेशन यह होगा और एक इक्वेशन यह होगा, यही इसी से हम सब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आपको सभी को याद रहे आरएमएस वैल्यू भी पूछेगा, इनका मैक्सिमम वैल्यू भी पूछेगा। मैक्सिमम वैल्यू में ये भी है, ये भी है, ये भी है, जिस पे टिक लगा रहे हैं वो याद करना है, और तात्क्षणिक में ये रहेगा। ये सदा याद रहे कि ईएमएफ का समीकरण इसका कई होता है, तात्क्षणिक ईएमएफ अलग होगा, मैक्सिमम ईएमएफ अलग होगा, और आरएमएस ईएमएफ अलग होगा। यहाँ तक डाउट क्लियर? कैमर भी समित हडिया की धरती से सर नमस्ते, आपको आशीर्वाद। सर एचपीएस कॉलेज प्रयागराज की शिक्षा ने मुझे केवल साक्षर नहीं बनाया बल्कि एक अच्छा इंसान बनने की राह दिखाई। बहुत बढ़िया, आप गवर्नमेंट पोस्टेड हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें और सेशन को लाइक करें, इससे मैक्सिमम लोग सेशन बने। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन बने हैं, आप सभी को क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट? तो आप सभी लोग अगर अभी आए हैं तो सेशन को लाइक करें, और सेशन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टेटस पर लगा दें, क्योंकि ये पूरे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे पहला एक ऐसा यूट्यूब चैनल है एचपीएस क्लासेस जो आपको फुल इलेक्ट्रीशियन कंप्लीट फ्री थियरी दे रहा है। हाँ, फ्लक्स और ईएमएफ 90 अंश का होता है, और फ्लक्स और सप्लाई वोल्टेज भी 90 अंश का होता है। फ्लक्स और ईएमएफ में 90 अंश का कलांतर, और फ्लक्स और सप्लाई वोल्टेज में भी 90 अंश का कलांतर।
फ्लक्स से सप्लाई वोल्टेज 90 डिग्री लीड करेगा और ईएमएफ फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करेगा। ये भी पता है, अभी आगे देखेंगे। बहुत बढ़िया क्लास है सर कुलदीप कुमार, बहुत अच्छे, आप सभी को समझ में आ रहा है। डेली सुबह 7 बजे क्लास रहती है। आप डेली लाइव सेशन बने, जितनी ज्यादा संख्या आपकी रहेगी। कैसे तैयारी करें, कोई बैच है जी? हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है, बता दें आपको फ्री में दे रहे, क्योंकि फ्री कोई चीज वैल्यू करता नहीं है भाई साहब। हम आपको फ्री में पूरा कंप्लीट बैच दे रहे हैं, पूरा कंप्लीट कराएंगे होल कॉन्सेप्ट। जितना हमारे पास कॉन्सेप्ट है, जितना नॉलेज है, फ्री में हम झोंक दे रहे हैं। इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। यूट्यूब पे पढ़ो और पीडीएफ फ्री में हम दे रहे हैं। एप्लीकेशन देंगे, हमारा एप्लीकेशन एचपीएच क्लासेस है, हमारा एप्लीकेशन एचपीएच क्लासेस है। जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड की संख्या बढ़ाइए, डाउनलोड की संख्या बढ़ाइए। हम 2 दिन के बाद पीडीएफ टोटल अपलोड कर देंगे। बस आप सब लोग लाइव सेशन बने, गैमर भी संकेत। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं, यहां तक हो गया। अब ये तो हमारा हो गया ईएमएफ इक्वेशन। अनावश्यक डाटा को हटा दिया जाए, अनावश्यक जितने डाटा है उनको हटा दिया जाए। क्लियर बात? इस प्रकार हम ईएमएफ का डेरिवेशन भी हो गया, ईएमएफ का तात्क्षणिक समीकरण क्या है, ईएमएफ का अधिकतम समीकरण क्या है, आरएमएस समीकरण क्या है, सभी हम सब जान चुके। अब यहाँ पे जैसे आपसे पूछा जाएगा कि सर इसमें बताइए हाइएम क्या है, एन क्या है, एफ क्या है। तो एफ आवृत्ति है, एन टर्नों की संख्या है, एन क्या कहेंगे, टर्नों की संख्या है, और फाइएम अधिकतम फ्लक्स है, ईएम अधिकतम ईएमएफ है, ई आपका इंड्यूस तात्क्षणिक ईएमएफ है। इतनी बातें आप सब ध्यान दीजिएगा। जेबीवीएन राजस्थान तैयारी के लिए है सर, पक्का है मनु कुमार, आप बता दे रहे हैं। ऑल इंडिया इलेक्ट्रीशियन का कोई पेपर हो, राजस्थान पावर कॉर्पोरेशन हो, हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन हो, बिहार पावर कॉर्पोरेशन हो, एमपी पावर कॉर्पोरेशन हो, दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रीशियन का पेपर हो, पूरे गारंटी के साथ करें। अगर इस बाहर कंटेंट जाए तो आप बता देना सर आपका कंटेंट कम पड़ रहा है। हम आपको कंटेंट में ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एआई जनरेटेड क्वेश्चन सब इसी के अंदर इंक्लूड कर दे रहे हैं। आपको अलग से पढ़ने की कोचिंग नहीं है। कुलदीप कुमार सर कह रहे हैं सर ऑफलाइन सेंटर ही है क्या? कुलदीप जी ऑफलाइन सेंटर हमारा था, लेकिन इस समय उसको बंद कर दिया क्योंकि हमारे पास इतना क्राइसिस आ गया इकोनॉमिकल का, इसे नहीं चला रहे। अब ऑनलाइन जुड़े हैं तो आप सब लोग ऑनलाइन सपोर्ट करें, पक्का इससे अच्छा कॉन्सेप्ट देंगे। अभी एनिमेशन वीडियो नहीं डाल रहे हैं, लेकिन एनिमेशन वीडियो डालेंगे। सीटीआई में कैसा आता है सर? सीटीआई में सेम ऐसे ही आएगा। सीटीआई हो चाहे सीआईटीएस हो, सबको सब बता दे रहे। पूरे दुनिया का कोई भी पेपर इलेक्ट्रीशियन का दे लो भाई, कह दो सर आपका कंटेंट कम पड़ रहा है, तो मैं जान लीजिए आपको कह दूंगा कहाँ पे कम पड़ रहा है, और बता दो पूरे गारंटी के साथ। अगर भाई इतना कंटेंट कोई पेड कोर्स में दे रहा हो तो वो भी बताओ, कह दो सर आपने ये नहीं पढ़ाया ला, तो हम भी कर देंगे। और फ्री तो किए ही है भाई, फ्री तो यूट्यूब पे चल ही रहा है। बस केवल हम आपके सहारे जी रहे हैं। सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, आपकी गैदरी रहेगी उतना ही अच्छी मेहनत कर। रंजीत जी हमारे साथ, गुड मॉर्निंग जी, बहुत बढ़िया रंजीत जी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हाँ, आप जो चीजें बताए हैं, कौन आगे रहता है कौन पीछे रहता है, यही चीज देखना है। जैसे आपको बताया गया कि भाई यार हम सब फ्लक्स को दिखाए थे, फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे कौन था? ईएमएफ था। अब सर यहाँ 2 ईएमएफ है, एक E1 और एक E2। E1 और एक ईएमएफ क्या है? E, और ये दोनों जो ईएमएफ E1 और E2 है, दोनों विरोध करेंगे सप्लाई वोल्टेज का, सप्लाई वोल्टेज का। और यहाँ फ्लक्स के ही डायरेक्शन में क्या है? मैग्नेटाइजिंग करंट है। क्लियर बात? तो आपका फ्लक्स से 90 डिग्री लैग कौन कर रहा है? फ्लक्स से 90 डिग्री लैग कौन कर रहा है? ईएमएफ। ईएमएफ 90 डिग्री लैग करेगा, ईएमएफ 90 डिग्री लैग करेगा। और सप्लाई वोल्टेज फ्लक्स से क्या करेगा? 90 डिग्री लीड करेगा। क्लियर बात हो गई? अब इसी के बारे में हमको कुछ कॉन्सेप्ट लिखने हैं, जैसे इससे हमको क्या क्या ज्ञान मिल रहा है, उन सभी ज्ञानों को आप बताते चले। बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छे भाई। क्या नाम है आपका? क्रिस मोहन जी, गिरी जी, बहुत बढ़िया। आप इस सेशन को शेयर करें, सेशन को लाइक करें। जो अभी आए शुरुआत से वीडियो देखें,
जिससे उनको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वो शुरुआत से वीडियो देखें और आते ही चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते चलें। चलिए अब ध्यान सुनिए, ट्रांसफार्मर का इतना अच्छा कॉन्सेप्ट देंगे आप भूलेंगे नहीं जीवन में भाई। सर आपसे आज पहली क्लास ले रहा हूँ, सबकी क्लास के पीछे आपके सामने बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर जी, आप जैसे गुरु पहले मिल जाते तो टॉप भी कर सरकारी एग्जाम में थे। मनु कुमार जी मैं बता दे रहा हूँ, मेरा पढ़ाने की शैली यही है, मैं आपको कोई चीज रटवाऊंगा नहीं, पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूँ। यहाँ तो पीडीएफ का यूज कर रहे हैं केवल आपको बताने के लिए, टाइम बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही भाई टाइम कम है, कम में सिलेबस खत्म, पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के तरीके में कोई फर्क नहीं आएगा। देखो अब इसमें आप सब बताइए, पहले हम लिखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटाइजिंग करंट सेम फेज में होते हैं, उनके बीच कलांतर बता दो। आप सब लिखते जाए, कमेंट करते जाएं। पहले आप बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटाइजिंग करंट के बीच कलांतर बताइए। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स व मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट के बीच बता दो भाई, के बीच कलांतर बताइए। कलांतर क्या होता है? 0 डिग्री। देख लो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या होगा? 0। और तब इसे कहेंगे सेम फेज में। क्या कहेंगे? सेम फेज में। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स को हम φm से दिखाते हैं और मैग्नेटाइजिंग करंट को हम Im से दिखाते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे फाई तथा Im सेम फेज में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। क्लियर बात? पता चल गई भाई, सेम फेज में है। अब दूसरी बात बताइए श्रीमान जी, आप सब लोग दूसरी बात बताओ। इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 E2 दोनों बता दो, दोनों 90 डिग्री लैग। 90 डिग्री क्या होता है? लैग। या तो ऐसे ज्यादा लंबा सेंटेंस हो जा रहा है, रुके रहिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ तथा फ्लक्स के बीच कलांतर, के बीच कलांतर, के बीच कलांतर कितना हो जाएगा? 90 लैग, क्योंकि भाई ईएमएफ लैग करे। क्लियर बात? अच्छा अब ये बताइए, सभी लोग ध्यान से देखो, सभी लोग इधर ध्यान से देखें, सभी लोग ध्यान से इधर देखें। सुनील जी राम राम। यूपीपीसीएल की भी सर वैकेंसी नहीं है, आएगी क्या भाई? विभाग जा रहे, अब जान रहे हैं, देखिए भगवान बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ और सेकेंडरी ईएमएफ के बीच कलांतर बता दो 0 डिग्री। यहाँ आप कहेंगे E1 ईएमएफ, E1 व E2 के बीच कलांतर बता दो भाई। के बीच कलांतर क्या होगा? 0 डिग्री। अब दोनों एक ही दिशा में है, ईएमएफ E1 और E2 सेम फेज में होते हैं। E1 व E2 सेम फेज में होते हैं, E1 व E2 सेम फेज में होते हैं। E1 व E2 सेम फेज में है, क्योंकि एक ही दिशा में। अब बता दो भी सप्लाई वोल्टेज और ईएमएफ के बीच कलांतर। सप्लाई वोल्टेज, तब प्राइमरी वोल्टेज कहो, सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज व ईएमएफ के बीच कलांतर कितना है भाई साहब बताइए? कलांतर है 180 डिग्री। देख लो ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है,
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज क्या है, अपोजिट फेज में होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट फेज में। ज्योतिपाल गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें और सेशन को आते ही लाइक करें। चले बताइए अगला कंडीशन बताओ भाई। कहोगे ई तथा ई, मतलब ये सप्लाई वोल्टेज भी है, ईएमएफ ई है। ई तथा ई कैसे होते हैं, अपोजिट फेज में होते हैं। कैसे होंगे, अपोजिट फेज में होंगे, फेज में। और बता दीजिए सप्लाई वोल्टेज और फ्लक्स के बीच कलांतर कितना होता है। सप्लाई में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, पक्का आए हैं, बता दो। सप्लाई वोल्टेज और फ्लक्स के बीच कलांतर, वी तथा आई के बीच कलांतर, के बीच कलांतर बता दीजिए। कलांतर बताइए कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। क्या होगा, लीड। सप्लाई वोल्टेज फ्लक्स से 90 डिग्री क्या होगा, लीड होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इतनी बातें, अब आपको ये सब नहीं रटना है। मेरी बात सुनिए ध्यान से, आपको ये नहीं रटना है, केवल एक ग्राफ याद रहे, इसका फेजर याद रहे। फेजर याद रहे, दुनिया का कोई क्वेश्चन बना ले, ईएमएफ ई2 के बीच पूछे, आईएम आईएम के बीच पूछे, चाहे जिससे पूछे। अच्छा ये बताइए ईएमएफ और मैग्नेटाइजिंग करंट के बीच कलांतर कितना होता है, 90 डिग्री। मैग्नेटाइजिंग करंट ईएमएफ से आगे होती है, सप्लाई वोल्टेज से पीछे होती है। कई क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको केवल याद करना है फेजर। क्या याद करना है, फेजर। अगर फेजर पता है तो जान लीजिए आपको सब कुछ पता है। बहुत अच्छे, आप सभी लोग सेशन को शेयर करते रहें और सेशन को लाइक करते रहें। ये तो हो गया हमारा वर्किंग प्रिंसिपल आप किसका, ट्रांसफार्मर का। क्लियर बात। अब आगे बढ़ते हैं। हमने इतना ज्यादा कंटेंट मतलब आपको प्रोवाइड ऑनलाइन कह दिया, कहाँ कहीं रटना है, नो नहीं रटना है, क्योंकि फेजर याद करिए बस। चलो आगे बढ़ते। अब हमको जानना है आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर किसे कहेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर किसे कहेंगे। अब आइडियल का मतलब होता है जिसमें कोई कमी ना, ट्रांसफार्मर में कोई कमी ना। चलो जानते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए अगर इसमें जितना फ्लक्स प्राइमरी में उत्पन्न हो उतना ही फ्लक्स इधर जा रहा है, फ्लक्स लीकेज जीरो होना चाहिए। फ्लक्स लिंकेज फ्लक्स इसे कहेंगे, लिंकेज फ्लक्स जीरो होना चाहिए। लीकेज फ्लक्स जीरो, लिंकेज फ्लक्स जीरो नहीं, लीकेज फ्लक्स। जितना फ्लक्स उत्पन्न हो उतना फ्लक्स सेकेंडरी तक जाए, कहेंगे लीकेज फ्लक्स हमारा क्या है, जीरो होगा, तो आइडियल ट्रांसफार्मर कहा जाए। और प्लस जितना फ्लक्स उत्पन्न हो पूरा पूरा इसमें स्थापित हो जाए, उसे कहते हैं चुंबकशीलता। जो कोर है, तो कोर है, कोर की चुंबकशीलता हाई होनी चाहिए या अनंत होनी चाहिए। कोर की चुंबकशीलता अनंत होनी चाहिए। आइडियल मतलब कोर की चुंबक, उसमें कोई बाधा ना मिले, चुंबकशीलता इसकी हाई होनी चाहिए, चुंबकशीलता अनंत होनी चाहिए, तब आइडियल हो। और बता दीजिए सर। देखिए पहला तो बताया गया कि फ्लक्स लीकेज फ्लक्स जीरो, क्लियर बात। दूसरा क्या होगा आपका भाई, इसमें लीकेज फ्लक्स जीरो हो गया। दूसरा हमने क्या बताया, ये जो कोर है, कोर का जो चुंबकशीलता है क्या होना चाहिए, हाई से हाई होना चाहिए, क्या हो गया। और वोल्टेज ड्रॉप जीरो होना चाहिए। इधर जितना वोल्टेज दिए, अगर इधर 200 वोल्टेज दे रहे हैं, इधर भी हमको 200 वोल्टेज मिलना, 200 वोल्टेज, सॉरी उधर नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम दे रहा है 200 वोल्टेज दिए, ईएमएफ भी क्या हो, 200 ही उत्पन्न हो, तो हम कहेंगे यहाँ वोल्टेज ड्रॉप जीरो है। वोल्टेज ड्रॉप क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो उस समय V1 बराबर आपका E1 के होगा। अब V1 सदैव V1 बराबर माइनस E1 लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट फेज में होते हैं। अगर वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा तो यहाँ EMF E2 है, यहाँ V2 है, तो यहाँ पे V2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, E2। वोल्टेज ड्रॉप जीरो होना चाहिए, पावर लॉस जीरो होना चाहिए। इधर का पावर कितना होगा, इधर का पावर P1 और इधर का पावर क्या होगा, P2। इधर का पावर P1 लिखेंगे तो V1 I1 लिखेंगे, सेकेंडरी का पावर लिखेंगे तो V2 I2 लिखेंगे। इनका पावर लॉस अगर जीरो होगा तो भाई इनका जो P1 और P2 आपस में बराबर होना चाहिए। पावर लॉस जीरो होने का मतलब P1 और P2 बराबर होना चाहिए। लीकेज फ्लक्स जीरो होगा। अब लीकेज फ्लक्स कहाँ से आता है, देखिए चूंकि आपको पता है फाई बराबर होता है N I/,
यस होता है। तो चूंकि जो फ्लक्स है वो समानुपाती होता है एनआई के, और एनआई को हम एम्पियर टर्न कहते हैं, एनआई को हम एम्पियर टर्न कहते हैं। करंट बढ़ेगा, टर्न ज्यादा रहेगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा। अगर लीकेज फ्लक्स 0 है तो प्राइमरी का जो एम्पियर टर्न है वो सेकेंडरी के एम्पियर टर्न के बराबर हो, मतलब N1 I1 बराबर N2 I2 होगा। तभी तो प्राइमरी का जो फ्लक्स है φ1, सेकेंडरी जो फ्लक्स है φ2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लीकेज फ्लक्स 0 का मतलब एम्पियर टर्न उनका एमएम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर बात, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब अगर पावर लॉस 0 है तो ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 100%। क्या हो जाएगी, 100%। सदा याद रहे। तो आइडियल ट्रांसफार्मर किसे कहा जाएगा, जिसकी दक्षता 100% हो, जिसमें पावर लॉस 0 हो, जिसमें लीकेज फ्लक्स 0 हो, जिसमें वोल्टेज ड्रॉप 0 हो, यही, और जिसकी चुंबकशीलता क्या होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर। तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्लियर पता हो गया, पावर लॉस 0, वोल्टेज ड्रॉप 0 और लीकेज फ्लक्स 0, ये सब रहेगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर बोलेंगे। आइए उसके बारे में जो लिखना है यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए यही लिखा गया है। लीकेज फ्लक्स 0 होना चाहिए, लीकेज फ्लक्स क्या होना चाहिए, 0। कोर रिलक्टेंस 0 होना चाहिए। रिलक्टेंस मतलब क्या होता है, जो बाधा मिलेगी, कोर का रिलक्टेंस भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। प्रतिष्ठम चुंबकशीलता अनंत होनी चाहिए। अब वोल्टेज ड्रॉप 0 होना चाहिए, पावर लॉस 0 होनी चाहिए, इफिशिएंसी 100% होना चाहिए। दक्षता क्या होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। क्लियर बात। आइडियल ट्रांसफार्मर कितने कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर की इतने कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सभी कॉन्सेप्ट हमने दे दिया। अब आइए इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन मतलब आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, फार्मूला बनेगा, उनको जानते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर जब लीकेज फ्लक्स 0 है तब क्या फार्मूला बनेगा। अगर लीकेज फ्लक्स 0 हो गया तब क्या फार्मूला बनेगा। लीकेज फ्लक्स अगर 0 है तो क्या, लीकेज फ्लक्स 0 का मतलब समझते हैं। जब लीकेज फ्लक्स 0 होगा तो प्राइमरी एम्पियर टर्न, प्राइमरी एम्पियर टर्न, अभी हमने बताया प्राइमरी एम्पियर टर्न बराबर होगा किसके, सेकेंडरी एम्पियर टर्न के, सेकेंडरी एम्पियर टर्न के, एम्पियर टर्न के। अब प्राइमरी एम्पियर टर्न मतलब N1 I1 बराबर हो जाएगा N2 I2, यही होगा, यही होगा। अब कैसे आया यह, चूंकि आपको बताया गया फाई बराबर होता है NI/S, तो फाई समानुपाती है NI के, इसी से फॉर्मूला हमारा बना है। क्या इसी को ऐसे कह सकते हैं, N1/N2 बराबर I2/I1। जब आपका लीकेज फ्लक्स 0 होगा तो समय टर्नों का अनुपात उनके करंट I1 के भाई, यह हो जाएगा I1/I2, I2। जब उनका लीकेज फ्लक्स 0 होगा तो टर्नों का अनुपात उनके करंटों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। N1 क्या है भाई, प्राइमरी टर्न है,